हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की है और वो श्रृंखला कुछ इस प्रकार से स्टार्ट की है, मिक्स नहीं है। वो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं हर एग्ज़ाम में, उनका संग्रह वो मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। वो सीरीज़ को हमने कल स्टार्ट किया था, मैंने उसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया था, ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, आइए बिना बात करें जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो, सिंपल कहने का मतलब है, कल मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे ना, वो क्वेश्चन हमारे कहाँ थे? वो क्वेश्चन थे हमारे 20 तक क्वेश्चन हो गए थे। 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है हमारी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट। देखो, कहने का मतलब ये है, हर एक क्वेश्चन में मैंने जो भी इससे संबंधित मुख्य तथ्य बनते हैं वो बिल्कुल वहाँ से ही क्वेश्चन उठते हैं, बिल्कुल सबको समाहित किया, आप लोग देखते रहेंगे। ठीक है नहीं, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन तो हो गया है। इसके ऑप्शन देखते हैं। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। ये कौन थे? दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था ना, ये उसके अंतिम शासक थे। ठीक है, इसी के समय 1398 ईस्वी ने तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। इसी के समय में मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने मलिक कुशर्षक यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पे? जौनपुर में। जो जौनपुर था उसमें स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? एक मलिक सरवर नाम का हिजड़ा था। ये अगर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक की बात आई है ना, तो उससे संबंधित मुख्य तथ्य को मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने मलिक कुशर्षक यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसके समय में? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद कौन थे? ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। सिंपल, ठीक है नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते बिना टाइम गवाए। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मतलब कि वो कौन मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। मतलब कि इल्तुतमिश ऐसा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर मुस्लिम होते हुए भी देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। सिंपल, ठीक है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं इससे संबंधित मुख्य तथ्य जिनको मैंने इसमें शामिल किया है। देखो, गोरी की बात आई है तो जान लेते हैं। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में। और अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में खोखरो के विरुद्ध हुआ था। खोखरो एक जनजाति थी। 1205 में ऐसा है, इसने अपना विजेत पार्ट अपने जो इसके सेनापति थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, कुबाचा हुआ, एल्दोज हुआ, उनको दिया। और जब ये वापस लौट रहा था तो एक खोखरो नामक जनजाति से उसकी मुठभेड़ हो गई थी। कब? 1205 में। तो उसमें ये घायल हो गया था और उसी घायल होने के बाद बहुत दिन तक ये बीमार चलता रहा घायल होके, और अंत में 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिंपल कहने का मतलब ये है, 1205 में इसका अंतिम आक्रमण था और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर जानते हैं महमूद गजनी ने, देखो अगर ये क्वेश्चन बना है ना कि वो कौन सा शासक था जिसके एक तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी, तो ये तो हमारे मोहम्मद गोरी थे। इनके साथ साथ में पूछ लिया जाता वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ, मतलब कि जिसने अपने सिक्कों पर एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे, यानी चालू कराए थे। वो कौन लेखक था?
तो वो था हमारा महमूद गजनी। ये क्वेश्चंस आए हैं और एक आध एग्जाम में नहीं है, बहुत से एग्जाम में है, इसीलिए जो क्वेश्चन मैंने लिया उससे संबंधित मुख्य तथ्य है, जहाँ जहाँ से एग्जामिनर की निगाह पड़ेगी वहाँ से उठा सकता है, उठा रहा है, सभी एग्जाम में सबको मैंने शामिल किया, ठीक है नहीं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान किया था उसे विजय करने का मिशन उन्हें किसे सौंपा, उसने किसे सौंपा था। क्या वो अलाउल मुल्क था, क्या मलिक कफूर था, खिज्र खां था या शाही मलिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मलिक काफूर, ठीक है। अब देखो मलिक काफूर के बारे में बहुत सी बातें हमें जाननी जरूरी हैं, तो इससे संबंधित मुख्य तथ्य मैंने शामिल किए, उन्हें देखते हैं। देखो मलिक काफूर, जिसका वास्तविक नाम नुसरत खां था, बहुत इंपॉर्टेंट, को अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। सिंपल कहने का मतलब जो मलिक काफूर है इसका वास्तविक नाम नुसरत खां था, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपना गुजरात अभियान किया था तो उस समय से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। और ये जो था ये एक हीरा था, कौन, मलिक काफूर, ठीक है नहीं। बाद में ये कौन, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बन गया था, सिंपल, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की। मतलब कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी। ऑप्शन है हमारे बाबर, अकबर, हुमायूं या मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो चमड़े की प्रतीक मुद्रा आरंभ की थी ये की थी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। जो चमड़े की प्रतीक मुद्रा थी एक सांकेतिक मुद्रा थी, जो किसने आरंभ की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इससे संबंधित हमें इतना ही जानना है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार को जैसे हम आज देखते हैं उसका ऐसा पुनर्निर्माण किसने कराया था। मतलब कि जैसा कुतुब मीनार हम आज देखते हैं उसका ऐसा पुनर्निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन हमारे बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। कहने का मतलब है जो वर्तमान कुतुब मीनार हम देखते हैं इसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। देखो मतलब ये है, एक बार तूफान के कारण जो ये कुतुब मीनार है क्षतिग्रस्त हो गया था, काफ़ी तगड़ा तूफान आया था तो ये क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसका बाद में फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया था। इसकी 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनवाई गई है। ये मैं ऑलरेडी पहली वीडियो बता चुका हूँ। इसका कार्य किसने आरंभ किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अंत किसने किया था उस कार्य का, उस कार्य को फिनिश किसने किया था, आप बोलेंगे इल्तुतमिश ने। और इसके मुख्य दरवाजे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलाई दरवाज़ा। उस अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, उसका कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। क्वेश्चन बने हैं यहाँ से और क्वेश्चन पूछा गया इसकी कुल ऊंचाई कितनी है। इसकी कुल ऊंचाई 338 फीट है और मीटर में 72.5 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। इससे संबंधित तथ्य बिल्कुल आपके मैंने इसमें शामिल कर लिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेन लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित की। सिंपल कहने का ये मतलब है वह सल्तनत कालीन वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और उसका नाम बदल के दौलताबाद रखा था। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम बदल के दौलताबाद रखा, ठीक है। फिर देखो नीचे में लिखा हुआ देवगिरी वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित है, औरंगाबाद जिले में, ठीक है नहीं, देवगिरी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा
दीवान ए खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर? तो इसका जो हमारा उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। सिंपली कहने का मतलब है दीवान ए खैरात नामक एक विभाग बनाया, किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, यह विभाग क्या था, क्या कार्य करता था यह विभाग? ठीक है, यह विभाग जो था, इस विभाग के द्वारा अनाथ हुए, विधवाएं हुई, गरीब लोग हुए, उनको सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब यह है फिरोज शाह तुगलक ने अनाथों, विधवाओं और गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी और उस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात। आइए और जानते हैं, देखो इससे संबंधित इन दो विभागों को हमें और जान लेना है। ठीक है, एक तो था हमारा कौन सा? दीवान ए बंदगान। कौन सा था हमारा? दीवान ए बंदगान। ये क्या था हमारा? ये दास विभाग था। देखो, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी, तो उनकी देखरेख हेतु इसने एक क्या बनवाया था? इसने एक विभाग बनवाया था, उसका क्या नाम था? दीवान ए बंदगान। क्या था? ये दास विभाग था। फिर एक इसने पेंशन विभाग की स्थापना करवाई, पेंशन से संबंधित कार्यों की देखरेख हेतु एक पेंशन विभाग की स्थापना करवाई, उसका क्या नाम था? उसका नाम था दीवान ए इश्तिहाक। कोई जरूरी नहीं है वही पूछा जाएगा, ये भी बिल्कुल एकदम कंठस्थ कर लेने, पूछा जाएगा नहीं, पूछे जा रहे हैं, अलग अलग एग्जामों में अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है नहीं, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, मतलब दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इल्तुतमिश? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखो, कहने का मतलब है अगर वो सुल्तान पूछा जाए जो भारत में सबसे बड़े नहरों के नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो आंसर होगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिर देखो मैं नीचे शामिल किया है, गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बार नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, तो उत्तर होगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क फैलाया नहरों का, तो आंसर होगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? हमें बताना है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसी के साथ हम जानते हैं लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी और इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, और लोदी वंश का वो कौन सा शासक था जो गुल्लुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो आप बोलेंगे जी वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, और आपके आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। सिंपल, ठीक है नहीं, कब की थी? 1504 में की थी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यही लिखा हुआ है, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? तो देखो ये तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1175 में किया था और उसका अंतिम आक्रमण जो था 1205 में था, और खोखरो नामक जनजाति से लड़ते हुए वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसी के फलस्वरूप 1206 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? हत्या कह सकते हैं इसे। ठीक है नहीं, कब हुई है? 1206 में हुई, क्योंकि जो घायल हुआ था वो तो 1205 में ही हो गया था ना, उसी के फलस्वरूप ही तो उसकी मृत्यु हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं अब। तो इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। देखो, चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा एक ग्रंथ था, हमें बताना है कि वो किस भाषा में लिखा गया था। तुर्की, प्राकृत, अरबी या फारसी? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अरबी।
कहने का मतलब है चचनामा को अरबी भाषा में लिखा गया था। अब देखो इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। अरबी भाषा में तो लिखा गया, तो कोई ज़रूरी थोड़ी हमसे पूछ सकता है किसने लिखा था। तो देखो मैंने इसमें शामिल कर लिया इसको। अली अहमद द्वारा लिखित चचनामा ग्रंथ से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों ने जो सिंध विजय किया था उसकी जानकारी मिलती है। किससे? चचनामा से। ये किसके द्वारा लिखित है? अली अहमद के द्वारा लिखित है। ठीक है, चचनामा की बात है, शाहनामा के बारे में जान लो। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी। फिरदौसी कौन था? जो महमूद गजनवी था उसका दरबारी कवि था। फिरदौसी, फारूकी, उतबी, अलबरूनी। ठीक है, शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की थी और चचनामा की रचना किसने की थी? चचनामा की रचना की थी अली अहमद ने। सिंपल, ठीक है नहीं। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? इससे हमें सिंध विजय, अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अक्सर क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बनेगा। जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उन सभी तथ्यों को मैंने शामिल किया, अभी आगे आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमारा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मतलब कि दिल्ली का वो सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? ठीक है नहीं, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला जो दिल्ली का सुल्तान था वो था हमारा फिरोज तुगलक। ठीक है नहीं, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब ये तो जाने जजिया कर क्या है, क्या क्या बात है इसके बारे में, तो देखिए बिल्कुल जानते हैं। देखो, जजिया एक प्रकार का धार्मिक कर होता था और इसे देने के बाद ही मुस्लिम राज्य में इसे देने के बाद ही गैर मुस्लिम राज्य में रहने के हकदार होते थे। मतलब कहने का सीधा ये, जजिया जो था एक प्रकार का धार्मिक कर था और जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्हें मुस्लिम राज्यों में रहना हो तो इस कर को देना पड़ता था। सिंपल, ठीक है नहीं। फिर देखो, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। फिर देखो, फिरोज शाह तुगलक पहला मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। देखो पीछे ही क्वेश्चन बना है जो हमने भी किया है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिर आगे देखते हैं, बहमनी राजवंश के संस्थापक हसन गंगू, जिससे हम अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जानते हैं, एक शासक थे, उनका नाम था हसन गंगू। उन्हें अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता था। उन्होंने बहमनी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, ने हिंदुओं से जजिया का नहीं लेने का आदेश दिया। तो ऐसा मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया का नहीं लेने का आदेश दिया? तो आप बोलेंगे हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, बहमनी राजवंश के संस्थापक। फिर देखो, मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। ये कर है, ये जजिया कर को हटाया था। कब? 1564 ईस्वी में। किसने? मुगल बादशाह अकबर ने। परंतु औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। अकबर ने तो हटाया 1564 में, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में फिर से लगा दिया था इसे हिंदुओं पर। ठीक है नहीं। फिर देखो, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय हिंदुओं पर से अंतिम रूप से जजिया कर हटाया गया था। अंतिम रूप से हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटाया था? यह हटाया था आपका मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने। ठीक है, तो इससे बाहर कोई फैक्ट आपका नहीं मिलने वाला। बिल्कुल हमने सब चीज़ों को शामिल कर लिया, बस शर्त यह है कि आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंद की जनता के संदर्भ में, हिंद मीन्स भारत, भारत की जनता के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? हमको ये बताना है। ठीक है नहीं। तो ऑप्शन है हमारा यूनानियों ने,
रोम वासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरबों ने। सर्वप्रथम अरबों ने ही भारत की जनता के संदर्भ में भारत की जनता को हिंदू कहा था। किसने कहा था? अरबों ने कहा था। ठीक है, अब देखो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। ये भी कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो उल्लिखित है एक कबीला है उसका नाम है भारत, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है। चलो भाई, कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। कुछ विद्वान यही भी मानते हैं कि जो हमारे जैन तीर्थकर थे ना, उनका नाम था ऋषभदेव, कि उनके बड़े पुत्र का नाम भरत था, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है भाई। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। क्वेश्चन बनाया बहुत एग्जामों में। निम्न में से किसने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया? किसने किया? ईरानियों ने किया। फिर देखो, यूनानियों ने इंडिया कहकर संबोधित किया, यहाँ से भी बना है। इंडिया कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? यूनानियों ने। तो देखो, इससे बाहर कोई बात नहीं जाने वाली, ये सब हमने जान लिया है। कल जो मैंने वीडियोस दी थी उसमें इनको मैंने लिखा नहीं था, तो कहीं मैंने सोचा कि मैं तो हो सकता कुछ सही बोल रहा हूँ, समझने में भी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए जो मुख्य तथ्य हैं उनको मैंने लिख दिया है। और अपकमिंग वीडियोस में भी ऐसे मिलेगा। अभी इतिहास की सीरीज चलाएंगे हम, इसके अंतर्गत जब कुछ पार्ट इतिहास का कंप्लीट कर लेंगे, पॉलिटी पे आ जाएंगे, भूगोल पे आ जाएंगे, और जो भी सीरीज चलेगी वो आपकी टॉपिक बाय टॉपिक होगी। जैसे वर्तमान में हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत में हमने स्टार्ट किया। ठीक है ना। आइए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? हमें ये बताना है गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। महमूद, इस्माइल, सुबुक्तगीन या अल्तगीन? तो जो गजनी राजवंश की स्थापना की थी वो हमारी अल्तगीन ने की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में की थी। अल्तगीन कौन था? अल्तगीन एक तुर्क सरदार था। देखो जानते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर तो हमारा अल्तगीन हो गया, मैंने वो टिक करा था अभी। इसका आंसर तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ देखो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। अल्तगीन नामक एक तुर्क शासक ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। सिंपल कहने का मतलब है अल्तगीन जो था एक तुर्क शासक था, और इसी ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश था। जो गजनी साम्राज्य में जो वंश था गजनी वंश, उसे हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते थे। ठीक है, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। मोहम्मद गोरी का कौन सा कमांडर सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था? कहने का मतलब है हमें ये बताना है कि मोहम्मद गोरी का वह कौन सा सेनापति था जो पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने के लिए उत्तरदायी था। उस सेनापति का नाम बताना है हमें। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम या इल्तुतमिश? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बख्तियार खिलजी। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब है बख्तियार खिलजी जो थे मोहम्मद गोरी का सेनापति था, और इसी ने पूर्वी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। जब पूर्वी भारत में स्थापना की गई थी वो मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है, आइए देखो इसके बाद देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा एवं विश्वविद्यालय पूछा गया है बिल्कुल एक बार ने काफ़ी एग्जामों में। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किला समझकर नष्ट कर दिया था। सिंपल कहने का मतलब है जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इसने अपने अभियान के दौरान पूर्वी भारत पर अभियान के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किला समझा था, और मतलब कि अपने अभियान के दौरान इन विश्वविद्यालयों को भी नष्ट कर दिया था। सीधा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसने नालंदा या विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? या सीधा मोहम्मद गोरी का वो कौन सा शासक था जिसने नालंदा एवं विक्रमशिला पूछ लेगा आपसे, मतलब या तो नालंदा स्कूल के बारे
विश्वविद्यालय के या विक्रमशिला के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, या का मतलब ये नहीं है कि ये एक ही है तो ये अलग। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये दोनों को एक साथ पूछ लेगा एवं लगा के, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते से क्यों गया था? मतलब कि जब 1025 ईस्वी में अपने 16वां आक्रमण जो किया था महमूद गजनवी ने, वो किस पर किया था? वो हमारे गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पे किया था, और उससे बहुत अपार धन संपत्ति लूटी थी। और उसे लूटने के बाद जब वह वापस जा रहा था तो वह कच्छ की खाड़ी के रास्ते से क्यों गया था? ऐसा क्या कारण हुआ था कि कच्छ की खाड़ी के रास्ते से गया था? देखो पहला ऑप्शन है हमारा, क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। कैसा था कि जो भोज परमार थे उन्होंने रोक लिया था? क्योंकि महमूद की सेना रास्ता भटक गई थी, क्योंकि वह रास्ता छोटा था, वह सामान्य रास्ते से ही गया था, या वह सामान्य रास्ते से ही गया था जो अपना आता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक लिया था। भाई भोज परमार ने रोक तो लिए थे, भोज परमार थे कौन? आइए जानते हैं इनके बारे में। देखो 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक परमार वंश के राजा भोज का समय माना जाता है। एक परमार वंश है, उसके राजा भोज थे। ठीक है, उनका समय माना जाता है कि उन्होंने जो शासन किया था 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक किया था। बहुत शक्तिशाली राजा थे, वो बहुत विद्वान राजा थे। तो जिस समय ये सोमनाथ के मंदिर को लूट कर जा रहा था तो इन्होंने उसका रास्ता घेर लिया था, तो उनसे बचने के लिए इसने कच्छ वाले रास्ते को चुना था। फिर देखो इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। उसको उसकी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, किसको दी गई थी? जो हमारे राजा भोज थे, इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। क्यों? ये बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान राजा थे ये। फिर आगे देखो, राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी। इनकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी इनकी धारा नगरी थी। उसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। मतलब कि राजा भोज ने धारा नगरी जो इनकी राजधानी थी वहाँ पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करा था। सिंपल, ठीक है नहीं, बिल्कुल पूरा समझ आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? ठीक है नहीं, दोबारा पढ़ते हैं इसको। मोहम्मद गोरी की भारत विजय, मतलब कि मोहम्मद गोरी ने जो भारत विजय किया था वो, और जो तुर्की सल्तनत है, सल्तनत की यहाँ पे स्थापना हुई थी उसके इतिहास की प्रत्यक्ष जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? किताब उल यामिनी, तबकात नासिरी, तारीख उल हिंद या चचनामा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो तबकात नासिरी से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अब देखो, कोई ज़रूरी नहीं यही पूछे, हमसे पूछ लेगा तबकात नासिरी की रचना किसने की थी? पूछ नहीं लेगा, पूछा गया है पता नहीं कितने एग्जामों में। तो ये तबकात नासिरी थी ना, इसकी रचना मिनहाज उस सिराज ने की थी। किसने की थी? मिनहाज उस सिराज ने की थी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा बोल रहा है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया? मतलब कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था? ऑप्शन है हमारे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो सिंपल कहने का मतलब है मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। ये जो चंदावर का युद्ध था ये लड़ा कब गया था हमारा? ये लड़ा गया था 1194 में। ठीक है, 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया था? जयचंद को पराजित किया था। ये 1194 में लड़ा गया था। 1191 और 1192 में भी 2 युद्ध हुए थे, उनके नाम तथा उसमें उसने किसने पराजित किया था उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है नहीं, आई विल वेट फॉर दैट। देखेंगे इसके बारे में, जानते हैं। जयचंद कन्नौज के गहड़वाल राजा थे। ये कौन थे? कन्नौज के जो गहड़वाल एक राजवंश था उसके राजा थे जयचंद।
चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। जो चंदावर है, जो जगह है, वो कहाँ है? चंदावर का युद्ध, मतलब कि चंदावर जगह जो कहाँ है? ये फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। फिरोजाबाद कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है नहीं? तो सिंपल। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? कहने का मतलब वह कौन सा युद्ध था जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था वो 1192 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उसी का बदला लेने हेतु 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। और उसी के बाद से भारत में जो था मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी। फिर देखो आइए थोड़ा पढ़ते हैं। इस युद्ध में, मतलब कि तराइन के द्वितीय युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयत्न किया था, किंतु सुरसती, कहाँ पर है? जो आधुनिक सिरसा है हरियाणा में, सुरसती के निकट उन्हें बंदी बना लिया गया। किन्हें बंदी बना लिया गया? जो पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना पूरी तरह, मुस्लिम शक्ति भारत में पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। 1191 में हमारा तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया, 92 में दूसरा लड़ा गया। आइए चलते हैं इसी के साथ। ये 39 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं प्रत्येक लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा और इसके भी कई सारे लेक्चर बनेंगे। कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, सबको पढ़ेंगे। मैं ये समझता हूँ इन सब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत से आपकी कोई बात नहीं चपड़ने वाली है, ठीक है नहीं। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति कौन था? ठीक है, हमें ये बताना है कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति कौन था जो हिंदू से मुस्लिम बना। क्यों? दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के लिए हिंदू से मुस्लिम बना था वो, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे अबू अकबर, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन खुसरो। तो ये जो था इसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो, ठीक है। यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन खुसरो कौन था? खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उनका प्रधानमंत्री था ये, ठीक है। और ये हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तन किया था इसने। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। बिल्कुल आपको ठीक से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई बात हो, कुछ आप चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़। बहुत ही जल्दी मैं आपको अगली वीडियो के साथ मिलता हूँ, जो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा लेक्चर 3 होगा, बहुत जल्दी मैं उसके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।